अपने पास बच्चे लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद, और उसी के अंदर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर एल्केन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये पैलेडियम या निकल, कोई भी हमारे पास ये जो रिएजेंट्स है इनकी बेसिकली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड हो रहा था और एल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही थी। उसी के अंदर हमने आगे एल्काइल हैलाइड्स देखा था। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हेलोजन लगा हुआ है, मैं उसके साथ अगर जो अब मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक मीडियम, जो कि HCl होगा, H2SO4 होगा, जहां से भी हम बेसिकली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें उस क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ के HCl वगैरह अपना अलग बन जाएगा जो बाय प्रोडक्ट रहेगा और अपना एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बात कर ली थी। इसी में एक आया था वुड्स रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या बात करी थी भाई, अगर हमारे पास ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो मीथेन है, हेलो एल्केन है बेसिकली, उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये फिक्स है, बिना ड्राई ईथर के ये रिएक्शन होना नहीं है। तो क्या था हमारे पास कि अगर हम हेलो एल्केन को रिएक्ट कराएंगे सोडियम मेटल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां से जो हेलोजन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, और जो दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास हेलो एल्केन्स के, हेलोजन हेलोजन तो चला गया सोडियम मेटल के साथ, और जो एल्केन एल्केन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो एक जैसे यहां पे कार्बन की दो कार्बन की चेन है ना, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये क्या है, इथ, लेकिन ये इथ और इथ मिलके ब्यूट बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन होगी, जो रिएक्टेंट में जितने हैं, प्रोडक्ट में उसके डबल की चेन मिलेगी हमेशा, इसलिए इसे मीथेन कभी नहीं बना सकते, ठीक है। और इसी के अंदर अगर हम अलग अलग तरीके के यूज कर लेते हैं, अलग अलग तरीके कैसे, जैसे यहां मीथेन हो गया, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप है हेलोजन के साथ लगा हुआ, इनके साथ एक तो मिथाइल मिथाइल वाला जुड़ के बना लेगा, एक इथाइल इथाइल बनाएगा, एक मिथाइल और इथाइल का कॉम्बो बनाएगा, जिनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि सबका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो इनको सेपरेट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ये। फिर हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX। R क्या होता है बच्चे, एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X होगा हेलोजन, जिसके अंदर हम यहां पे RMgI लिखा हुआ है। यहां MgX में X हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अपने पास इस एग्जांपल के अंदर CH3Mgi है, CH3 एल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X की जगह हमने हेलोजन में आयोडीन यूज किया हुआ। अब हम अगर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ये सिर्फ अभी की बात नहीं थी, ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें कहा था कि भाई ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर +1 +2 हर जगह पे लगेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से काफी सारे बाकी कंपाउंड्स की भी फॉर्मेशन और प्रिपरेशन में काम आना है ये। ऐसा क्यों होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसी चीज है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव रहेगा। नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव इसकी वजह से होगा, और वहां पे वो प्लस इफेक्ट देके उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा होगा एल्काइल ग्रुप पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है वहां पे। अब ये करेगा क्या, जब हम किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हुए अपने पास C2H5OMgI, ये क्या है हमारे पास, जो ये ऑक्सीजन है, इस पूरे के साथ हमारा मैग्नीशियम और आयोडीन वाला पार्ट लग जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा अपना एल्काइल ग्रुप के साथ। समझ में आई है, ये हर बार की बात है। एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वापस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पे ध्यान से देखना, अपने पास क्या रहेगा हर बात के अकॉर्डिंगली। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनाते कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद प्रोटोनिक कंपाउंड्स सच एज वाटर, एसिड, एल्कोहल्स, अमाइंस। प्रोटोनिक कंपाउंड समझ में आता है, जो H पॉजिटिव जिससे लिबरेट हो सकता है या जहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, वहां पर MgX वाला जो ग्रुप है इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। MgX वाला जो ग्रुप है उसकी जगह हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो हमारे पास एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे CH3Mgi है, अब इस Mgi ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, और ये बाकी वाली जो चीज है अपना, जहां से वो प्रोटोन बेसिकली जो प्रोटोन रिलीज होना है उसकी जगह पे पूरा Mgi आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ Mgi आके जुड़ गया, और जो हाइड्रोजन निकला था वो CH3 के साथ जुड़ के इस तरीके से हम मीथेन की फॉर्मेशन करा सकते हैं, जो कि पहले वाला जो हमने वुड्स रिएक्शन किया था उससे पॉसिबल नहीं था।
सॉर्टेड है। फिर हमने पढ़ा था बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले क्या करें, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है तो उसको हमने NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट लिबरेट हो गया, मीथेन फॉर्म हो गया अपने पास। क्लियर है बच्चे? अब अपना टॉपिक आता है बच्चे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। फिर एक ऐसा रिएक्शन जो बायनेम रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया जाता है कि कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है क्या। अब इसके अंदर अपने पास है बच्चा कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जब aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is subjected to electrolysis। क्या हम बात कर रहे हैं, aqueous solution of sodium और potassium किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COONA या CH3COOK, पोटेशियम का हो या सोडियम का हो, इन दोनों का अगर जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, हमने उसकी कराई हाइड्रोलिसिस, वाटर के अंदर डाला, साथ में कर दी उसकी इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड पर हमें क्या मिला, इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने को मिल जाता है। क्लियर है? ये होता क्या है, इट गिव्स an alkane having even number of carbon atoms at a node and in this method a new carbon carbon linkage is developed। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? हमारे पास हो क्या रहा है, इसके मैकेनिज्म को एक बार ही समझते हैं, पहले एक बार ही वापस से रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं इसको। हमने बात क्या करी है, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन मतलब बेसिकली सोडियम सॉल्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहां पर जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो अपने को ये पता है CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव डिसोसिएट करेंगे, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिसोसिएट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद उनका जो रिकॉम्बिनेशन होगा, एनोड, एनोड पता है सबको क्या होता है, एनोड पे एनाइंस जाते हैं, कैथोड पे कैटाइंस जाते हैं, है ना। एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिव, कैटाइंस होते हैं पॉजिटिव। तो हमारे पास CH3 और CH3 इनका एक अलग तरीके से नया बॉन्ड फॉर्म हुआ जो यहां नहीं था। ध्यान से देखो, यहां कोई CH3 के साथ एक और CH3 अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ यहाँ पे एनोड पर, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई है। ठीक है, कैथोड पे निकला हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन अब ये होता किस तरीके से, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। अपने पास मैकेनिज्म में है बच्चा, स्टेप 1, जब हमने CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव हमने हाइड्रोलिसिस करनी शुरू करी, इलेक्ट्रोलिसिस दिया, दैट इज करंट सप्लाई करी, तो उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन में क्या होता है, कैटायनिक पार्ट अलग टूट गया, एनायनिक पार्ट अलग टूट गया, ये सबको पता है। CH3CO नेगेटिव अलग डिसोसिएट करेगा और Na पॉजिटिव अलग डिसोसिएट कर गया। अब एनोड पर क्या जाएगा, जो एनाइन है, जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो एनोड पर जाता है, सबको पता है। ये जो एनोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। ये बात समझ रहे हैं? मैं 1 मिनट लिख के कराता हूं। हमारे पास क्या था बच्चा, अपने पास अगर हम बैटरी के टर्मिनल लगाते हैं तो कैटाइन किसके पास जाता है बच्चा, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ऐसे रख लेते हैं मान लो, ठीक है, ये मैंने एक बीकर के अंदर रख लिया, तो ठीक है, ये वैसे तो समझदारी तो होती है कि ऊपर से भेजो, बट लॉजिक समझ में आ रहा है तो मैं करके आ रहा हूं। मैं यहां से एक ये लो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। अब हमारे पास जो कैटाइन होगा वो कहां जाता है, कैथोड पे। कैटाइन होता है पॉजिटिव, तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये कैथोड बना, ये अपना एनोड बना। अब जो एनाइन है CH3COO नेगेटिव, O नेगेटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो Na पॉजिटिव के पास वाले भी इलेक्ट्रॉन रख लिया था, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब ये एनाइन इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रोड के पास बीइंग पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसको इसके पास छोड़ देगा। ये बात समझ में आई है? हाँ जी, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, जिस टाइम पे हमारे पास जो एनाइन होगा वो एनोड पे जा रहा है। एनाइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी पॉजिटिव के पास जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कि नहीं वहां। तो यहां पर अगर अपने पास CH3COO नेगेटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। वो 2 क्यों है, क्योंकि ट्वाइस है यहाँ पे, हम थ्रू आउट दिख रहा है ना सबको, एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास एक्स्ट्रा, वो 2 नेगेटिव, इसीलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज करे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि ट्वाइस था नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंगली सिर्फ। तो एसीटेट फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी कि नहीं,
जो उसके पास एक्स्ट्रा सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लाया था वो तो उसने दे दिया, तो अब जो बचा वो क्या बना, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये काफी अनस्टेबल है, खुद में खुद डिसोसिएट करेगा मिथाइल के फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बात समझ में आई है? ये जो हमारे पास एसीटेट फ्री रेडिकल है ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग ब्रेक कर जाएगा और मिथाइल के दो फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा। अब ये जो मिथाइल के दो फ्री रेडिकल्स हैं ये एक नया बॉन्ड डेवलप करेंगे रेडिकल रेडिकल कंबाइन होके, जो कि हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन करा देगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये सारा कहां चल रहा है, एनोड पर। अब कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पर जो वाटर था प्लस इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव और H रेडिकल, रेडिकल रेडिकल मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा देंगे। डन है? किसी को दिक्कत है इसमें? और जो OH था, OH के साथ क्या आएगा, जो सोडियम रिलीज हुआ था शुरू में वो सोडियम जाएगा OH के साथ मिलके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे मिल जाएगा हमें। किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? डन है? ठीक है। अब है फ्रॉम कार्बाइड्स, CH4 is prepared by treating carbides, that is Al4C3 and Be2C with water. Hence these carbides are also called methanides. Al4C3 को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो AlOH3 प्लस CH4 की हमारे फॉर्मेशन हो जाती है। ये सीधा सीधा याद करने वाला पार्ट है, इसका मैकेनिज्म नहीं करना, लेकिन कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का मैकेनिज्म पेपर में आ सकता है, सबको वो प्रॉपर आना चाहिए। डन है बच्चा? अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो एल्केन्स अपने को पता है क्या, एल्केन्स सीधा सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या रहेगा, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे सिंपल एग्जांपल हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्लोरोमीथेन बन गया। सिंपल है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। ऐसे ही अगर एक बार फिर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो दो क्लोरीन डाइक्लोरोमीथेन, फिर फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और फिर उस ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन से के साथ रिएक्ट कराएंगे तो टेट्रा क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हर बार एडिशन ऑफ क्या हो रही है, क्लोरीन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रही है कि नहीं क्लोरीन की। किसी को दिक्कत है इसमें? इसके बाद है टुवर्ड्स द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जितना साइज बढ़ता जाएगा हेलोजन का उतनी हेलोजिनेशन मुश्किल होती जाएगी। जितना हेलोजन का साइज छोटा उतनी उसकी सब्स्टिट्यूशन आसान रहेगी, मतलब वो उतना आसानी से कार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो सकेगा। क्लियर है? अब ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज, कितना आसानी से होगा, जितनी डिग्री ज्यादा होगी, जितनी उस कार्बन कंपाउंड के जिसके पास से हाइड्रोजन रिमूव होना है जितनी उसकी डिग्री ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने उसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी उस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन आसान होती जाएगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ रहा है? ये पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, इस तरीके से वो ऑर्डर में क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसको पता है कि पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, डिग्रीज को देखो और हेलोजेंस को देखो। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है कि जहां पे डिग्री के अकॉर्डिंग ले, तो जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जिसकी कम डिग्री होगी वो कम रिएक्टिव होएगा। और अगर हेलोजेंस की टर्म्स में देखना होगा तो जितना छोटा हेलोजन रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। डन है ये? क्लियर है बच्चा? फिर आता है फ्लोरिनेशन की प्रॉब्लम। देखो अब फ्लोरिनेशन इज अ वॉलेटाइल प्रोसेस which is difficult to control, so carried out in dark, whereas during iodization presence of oxidizing agents such as HiO3 or HNO3 is necessary as the reaction is very slow and reversible. अब क्या बात हुई है, याद करो जिस टाइम पे हमने हेलोजिनेशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, मैंने स्पेशली क्या कहा था, मैंने कहा था चार हेलोजेंस को पकड़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे छोटा एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इतना छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, लेकिन स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से थोड़ी कम हो जाती है। ओवरऑल रिएक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रहेगी। आयोडीन साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है उसका, लेकिन कंपैरेटिवली फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरेटिवली अब ये थोड़ा कम रिएक्टिव रह गया।
तो इन दोनों के लिए हमें कुछ अलग कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं, समझ में आई है? तो यहां पर हम यही बात करें कि फ्लोरीनेशन में अब क्या हो रहा है, फ्लोरीनेशन बहुत ज्यादा क्विकली हो जाएगा, वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा एकदम से विग्रेसली रिएक्ट कर जाएगा, तो कंट्रोल्ड मैनर में करना मुश्किल है। अगर मैं कहूं जैसे क्लोरीनेशन हमने किया कि भाई एक बारी में रिएक्ट किया तो एक क्लोरीन लगा, फिर 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, हम किसी भी टाइम पे इसको कंट्रोल्ड मैनर में निकाल सकते हैं। फ्लोरीनेशन में ऐसा नहीं है, जैसे ही रिएक्ट करेगा एकदम से चारों हाइड्रोजन को रिलीज कराएगा। तो मतलब वहां पे क्या होगा, अगर मुझे उसे कंट्रोल्ड मैनर में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डार्क में रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क में रहेगा तो रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में हम रोक सकते हैं। आयोडोनेशन में जो आयोडीन की एडिशन होगी, आयोडोनेशन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम रहती है, अब आयोडीन रिएक्ट नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो बहुत स्लो है, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब आयोडीन अगर अटैच होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयोडीन को रिलीज करके फिर वापस से एल्केन बना लेगा। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और ऊपर से स्लो रिएक्शन है। तो इसको करने के लिए हमें रिएजेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे वो HNO3 डाल दिया या HiO3 डाल दिया। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया दोनों के लिए? फिर आता है हमारे पास बच्चा कंबशन। कंबशन अपने को पता है सबको, कंबशन क्या होता है? कंबशन बेसिकली किसी भी अल्काइल ग्रुप को, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। वो पता है ये वाला पार्ट। कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज कर जाएगा वो, है ना, ब्रेक कर जाएगा। इसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये कुछ अलग नहीं है। अगर देखो तो बैलेंसिंग है नॉर्मल, लेकिन फिर भी इसे लिख लो। ये क्या है, एल्केन्स है CnH2n+2, जब ऑक्सीजन 3n+1/2 O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, n+1 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास XY की फॉर्म में आ जाते हैं कई बार। वैसे देखें तो देखो रट्टे की जरूरत नहीं है, लिख लो सिर्फ। रट्टे की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम सबको बैलेंसिंग पता है, और बेसिक रूल ऑफ बैलेंसिंग क्या है, स्टोइचियोमेट्री के अंदर भाई जितने नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए। तो हम वहां से इक्वेशंस बना के भी सॉल्व कर ही लेंगे। जिसको याद है उसके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, वरना इक्वेशन बना के ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है ना? एल्कीन्स के लिए नहीं है, एल्कीन्स के लिए स्टैंडर्ड है सिर्फ। क्लियर है? फॉर्मूले पे ध्यान दो, CnH2n+2 ये एल्कीन्स के लिए। डन। अब हमारे पास है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या रहता है, CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन पे और 100 ATM पे, तो मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, हम इसको एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं करा रहे हैं। एक्सेस सप्लाई में कराएंगे तो क्या बनता, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में लिबरेट हो जाना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको कंट्रोल्ड मैनर में करा रहे हैं किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में, दैट इज कॉपर, और एक कुछ सर्टेन कंडीशन, एक्सेसिव हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम नहीं है लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर है, प्रेशर बहुत हाई है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन कराएगा। ठीक बात है? जैसे मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ MO2O3 की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया तो मिथेनल और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, एल्कोहल के बाद यहां क्या बन रहा है, मिथेनल बना अपने पास, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर CH3CH3 हमारे पास क्या है, बेसिकली इथेन, उसको हमने CH3COO2 M2 के साथ रिएक्ट करा, हीट करा बेसिकली, तो इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? ये हो क्या रहा है, रिएजेंट बदलते जाओ। पहले क्या बन रहा था हमारे पास, एल्कोहल, फिर हमने बनाया एल्डिहाइड, और फिर बनता क्या, बनाया क्या, कार्बोक्सिल। क्लियर है? वैसे भी रिएक्शन का प्रोसेस यही चलता है। पहली बारी में अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे किसी चीज को तो वो क्या बना रहा है, एल्कोहल लिमिटेड सप्लाई में, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो उसकी। ये सारे आगे आगे हम बढ़ाते क्या जा रहे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर एल्केन्स की ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोहल बना, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक बनता है। क्लियर है ये? जनरली एल्केन्स जो हमारे पास हैं, जनरली एल्केन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट एल्केन्स हैविंग tertiary hydrogen atom undergo oxidation to the corresponding alcohol by treating them with potassium permanganate. जनरली क्या बात कर रहे हैं कि एल्केन सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नहीं कराते, लेकिन अगर एल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम, टर्शरी हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, जिस कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे और 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। वह उस केस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो KMnO4 है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, तो यहां पर
OH की एडिशन हो जाती है, ऑक्सीजन बेसिकली ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो ये 2 मिथाइल प्रोपेनोल प्रोपेन 2 ओल की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। क्लियर है? ये कब हो रहा है? जब हमारा जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और 1 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके अटैच होगा, बेसिकली OH ग्रुप आएगा वहां पे। डन? ठीक है। फिर आता है आइसोमर्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे पहले ही, जीओसी के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ये वाला आइसोमर्स अपने पास क्या होते हैं। आइसोमर्स में हमने क्या पढ़ा था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसके अंदर अब एक चीज आती है बच्चा, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। अब कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन क्या होता है? देखो, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फर्मेशन। जो भी जितने भी तरीके से जिस जिस तरीके से हम अरेंज कर सकें, ठीक है। जैसे हमने याद करो सिस और ट्रांस में क्या पढ़ा था कि अगर डायरेक्टली सीधा सीधा सामने है तो सिस था, और अगर ये डायगोनली चले जाते हैं तो हमने उसको कहा था ट्रांस था ये। तो अपने पास अब यहां पे कंफर्मेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनमें से 2 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, स्टैगर्ड कंफर्मेशन और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड पे ध्यान दो तो ये सेम सिस और ट्रांस जैसा सा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब इसके लिए लॉजिकली समझना, इसमें क्या कर रहे हैं, अब देखो वापस से ध्यान देना, ये 3 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, ये बीच में कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड। इसको अगर ऐसे देखो तो एग्जैक्टली हर हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं तो अभी इसके बीच वाले गैप पे आ गया कि नहीं? रिपल्सिव फोर्स थोड़ी कम हो जानी चाहिए, स्टेबिलिटी पे डिफरेंस आना चाहिए इस चीज का, है ना। यही जो 2 कंफर्मेशन है उन्हीं को हम स्टैगर्ड और बेसिकली इक्लिप्स्ड कहते हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू द 2 कार्बन एटम्स आर फार अपार्ट एज पॉसिबल। जितना दूर हो सके उतना दूर कर दो। जितना दूर कैसे? अब मैं ये कहूं कि नहीं, इसको मैं घुमा के ऐसे कर देता हूं, ये मेरी 3 उंगलियां इतनी ही जा रही है, वरना तुम्हें पता है एक इधर और एक इधर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ऐसे बननी चाहिए, है ना। सेंटर पॉइंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स कनेक्ट होंगे तो इनको जैसे मर्जी घुमाओ वो सेम ही रहेंगे। तो वो सिर्फ एक मेथड क्या है इस केस में, जैसे ये देखो वो इस टाइप से कुछ बनेंगे, है ना। तो इसको मैं जैसे मर्जी घुमाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इकलौता तरीका क्या है कि सामने वाला जो कार्बन की का बॉन्ड है वो ऐसे इसके बीचों बीच बन जाए, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, एक इधर और एक नीचे। ये समझ में आया? पता चल रहा है बच्चे? तो जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और अगर वो बिल्कुल सामने सामने आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स। जिस टाइम पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द 2 कार्बन एटम्स आर क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड। डन है? इसको सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन कहते हैं अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं तो। और इसी इक्लिप्स्ड को और अपने स्टैगर्ड वाले को हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो इक्लिप्स में यही था, एग्जैक्टली एक के पीछे एक आ रहा है बिल्कुल, और इसमें क्या था? बीच में आ गए, है ना। तो ये हमारे पास स्टैगर्ड आ गए। क्लियर? हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस पे ना, ये देखो जो पीछे वाले हैं वो आगे वालों से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जितना भी हो सकता है, इसमें एग्जैक्टली पीछे पीछे। डन है? क्लियर है बच्चे? ये तो जो स्टैगर्ड है वो मोर स्टेबल, लेस रिपल्शन, इक्लिप्स वाले में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा रहने वाली। डन है? फिर अपने पास आता है बच्चे एल्कीन्स। एल्कीन्स जिसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? ऑल्फेन्स, है ना। CnH2n स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, पता है आपने को ये वाला। आइसोमेरिज्म इन एल्केन, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या हो गया? एक तो वही सिस और ट्रांस, जिस टाइम पे हेलोजन जैसे सामने सामने थे और डायगोनल आ जाएंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। ये हमने आइसोमर में बहुत डिटेल में समझा था। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। भाई एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कराएं? पहला तो सीधा सा एल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करा दो। एल्काइंस की हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो पहले तो बाय बॉन्ड टूट के ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है। यहां पर जो एक ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये एक बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो हमारे पास सीधा सा एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी कि नहीं, है ना। किसकी प्रेजेंस में? पीडी की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा दिया, है ना, यही करा था हमने। ऐसे ही यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन के साथ लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में और सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर है? जब पैलेडियम के साथ कराया था तो सिस था, और अगर हमने सोडियम के साथ लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में कराया तो ट्रांस एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो गई है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ
भाई जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हट जाएं, ये भी हमने डिस्कस किया था, याद करो 1-1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिस्कस करी थी हमने, 1-1 एलिमिनेशन था जो, है ना, 1-1 एलिमिनेशन था, और एक कौन सा था हमारे पास, 1-2 वाला, याद है जब हमने किया था, एक तो 1-1 वाला था, एक था 1-2 अल्फा बीटा वाला जो हमने किया था। भाई यहां पर अपने पास इसमें एल्केन्स के अंदर एक पर हेलोजन लगा हुआ है, ये जो एक्स है ना, और इसके साथ वाले पे हाइड्रोजन है। अब अल्फा कार्बन पर से हेलोजन चला जाए, बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन हट जाए, HX सेपरेट आउट हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। बना कि नहीं, क्लियर है। अब हमने यहां पर कराया क्या है, क्या यहां सब्स्टिट्यूशन हुई है, नहीं ना, यहां क्या हुई है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्कोहलिक KOH में। हमने याद है ये सबको, एलिमिनेशन के लिए एल्कोहलिक KOH, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्वस KOH, ठीक है। तो यहां पे डबल बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई, डन। This reaction is also known as beta elimination reaction since hydrogen atom is eliminated from beta carbon atom. डन है ये। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, सेम कहानी, जितना हमारे पास, अब देखो सेम कहानी नहीं, यहाँ डिफरेंट आ गया है क्योंकि यहाँ पे रिमूवल है, वहां पे एडिशन थी। एडिशन के अकॉर्डिंगली क्या था, जितना हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा उतनी हेलोजन की एडिशन हाइड्रोजन की जगह मुश्किल होती जा रही थी। अब तो निकालना है, निकालना कितना आसान होगा, जितना उसका जुड़ना मुश्किल था। आयोडीन का जुड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल था सब्स्टिट्यूशन में, तो इसका एलिमिनेशन सबसे आसान हो गया। तो जिसका साइज जितना बढ़ता जाएगा उसमें अपने हेलोजेंस का, उतना उसकी एलिमिनेशन आसान होती जाएगी। तो हेलोजिनेशन इजी है उसमें। सिमिलरली डिग्री ऑफ में भी, रिएक्टिविटी में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल ग्रुप्स की क्या रहेगी, 3 डिग्री मैक्सिमम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स वीकर। क्लियर बात है ये वाली बात। फिर आता है बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने आप पढ़ लेंगे, वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, केमिकल वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट एंड वो जो सब है, डाउट आएंगे तो बता देना, डिस्कस कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास क्या है, एल्कीन्स जनरली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा भाई, देखो इलेक्ट्रोफिलिक बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिस पर आके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर आकर, ये क्या है, ENU क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाली चीज, क्योंकि अपने को पता है अगर एक चीज टूटेगी तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट होगा। तो एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, दूसरी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। ऐसा ही होगा ना, अगर ये बीच में से बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा पूरा। जब ये एक के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आ गया है ना, तो एक पे पॉजिटिव आ गया होगा, यही रहेगा कि नहीं बच्चा, है ना, ऐसे ही रहेगा। एक के पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, एक के पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव बना तो क्या बना, कार्बोकेटाइन, जिसके पास न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, और नेगेटिव आया तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा उसके साथ। डन है। मैकेनिज्म में क्या है, ENU पहले डिसोसिएट करेगा E पॉजिटिव और NU में, और यहां पर एल्कीन का बॉन्ड टूटेगा जिसके अंदर एक पे E आके जुड़ गया, जो कार्बोकेटाइन है उस पे NU दैट इज न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। सॉर्टेड है, सीधी सी चीज है ये तो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, HCl HBr HI अगर हम ऐड कर रहे हैं, HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर HI, फिर HCl, वही सीधा सा साइज के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ अगर हमने HBr को रिएक्ट कराया तो एक पे हाइड्रोजन एक पे Br, इफ द एल्कीन इज सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब हमारे पास क्या हुआ, यहां ध्यान से देखना। देखो ऊपर वाले जो 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये दोनों सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिकल क्या होता है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो दोनों तरफ बराबर बराबर चेन है। ऊपर वाले में इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो एक पे हाइड्रोजन और एक पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, किधर ही साइड से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉमेनक्लेचर भी सेम। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक हो जाए, अनसिमेट्रिक कैसे, अब यहां पे देख सकते हो, अपने पास डबल बॉन्ड के इस साइड में सिर्फ एक कार्बन है और उस साइड में 2 कार्बन है। तो अब किन हाइड्रोजन, इन 2 हाइड्रोजन में से किस हाइड्रोजन पर, किस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो और किस कार्बन पर हेलोजन ऐड हो, ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर हेलोजन यहां ऐड होता है तो वो अलग केस बनेगा, और हेलोजन इस कार्बन के साथ ऐड होता है तो अलग केस बनेगा। ये बात समझ में आ रही है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है
तो वहां पर रूल लगता है मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ। मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज्यादा। अब पहले मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ को डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें हमने HI कोई भी HX लगा लेते हैं, हेलोजन और हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करने हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड ब्रेक करके एल्कीन के अंदर। तो अनसिमेट्रिक में उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा, ध्यान से सुनना, अनसिमेट्रिक में हमेशा हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ में आई है? मैं फिर से बता रहा हूं, मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली? मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, और हेलोजन किस पे जुड़ेगा? दूसरे वाले पे। समझ में आई ये बात? अब अगर मैं इसको टेक्निकली समझाऊं, मतलब लॉजिक समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। देखो, अपने पास बच्चे, अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करें, एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, एल्कीन्स में जब हमने देखा था कि अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे कर रहा था? यहां कार्बन और यहां कार्बन मान लेते हैं, चलो इधर कार्बन की लॉन्ग चेन और इधर एक एल्काइल, डन है। तो ये जब डबल बॉन्ड हटता है तो इनमें से किसी एक पर पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आना चाहिए, ऐसे ही बनना चाहिए। तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसके साथ बनेगा? अभी मैंने क्या बताया कि यहां पर एक बार नोटिस करना, ये हमारे पास यहां डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक, दो। एक काम करते हैं, इसका ना दूसरा एग्जांपल जनरेट करते हैं, पहले थोड़ा इजी हो जाएगा समझना भी। पहले इसको रखते हैं सिंपल, अनसिमेट्रिक में इस टाइप को रखते हैं। यहां पे इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? दो। इसके पास कितने हैं? एक। बाकी सब पे जो चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कार्बोकेटाइन की अब फॉर्मेशन कराता हूं, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, इस पे नेगेटिव, तो कार्बोकेटाइन कितना है? 2 डिग्री। जितनी कार्बोकेटाइन की डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। समझ रहे हो? अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो जो हमारा मान लो HCl था, जब वो बॉन्ड डिसोसिएट करेगा तो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, तो Cl नेगेटिव आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। ये मार्कोनिव रूल है। समझ में आई है? तो छोटे में जो मैंने बताया था, अभी क्या बताया था? हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो दूसरे बचे हुए के पास हेलोजन। लेकिन एक्चुअल में जो केमिकली अगर हम समझें इसे, तो रीजन क्या रहता है कि हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर कार्बोकेटाइन बना होता है, और कार्बोकेटाइन हमेशा वहां पे प्रायोरिटाइज होके बनेगा या मेजॉरिटी ऑफ टाइम वहां रहेगा जहां पे उसकी डिग्री ज्यादा होगी, और जितनी डिग्री ज्यादा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? देखो जरा, मार्कोनिव रूल ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिव रूल, इट स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही बोला है, नेगेटिव पार्ट मतलब हेलोजन। हेलोजन उस कार्बन पर लग रहा है जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन उस पर लग रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो ये जैसे हाइड्रोजन वाला पार्ट है अपने पास, हेलोजन वाला पार्ट अपना, हेलोजन किस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा? जिस कार्बन के पास अपने पास क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम थे। क्लियर है बच्चे ये बात? और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा थे। समझ में आ गई ये बात? दिस इज मार्कोनिव। अब इस मार्कोनिव रूल के बाद आता है एंटी मार्कोनिव। एंटी मार्कोनिव के 3 नाम है, एंटी मार्कोनिव, खराश रूल या परऑक्साइड इफेक्ट। अब इसके अंदर पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या है भाई? ये हर हेलोजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ HBr के लिए है, और सिर्फ HBr होने से भी एंटी मार्कोनिव नहीं लगता। ये सिर्फ तब होगा जब HBr के साथ हमारी एल्कीन की रिएक्शन हो रही होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है ये? इसीलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या रिएक्शन है अपना? ये एंटी मार्कोनिव सिर्फ तब काम करेगा जब HBr और परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा होगा। अगर मैं HBr की जगह HCl लगा दूं तो सिर्फ मार्कोनिव लगेगा, एंटी मार्कोनिव नहीं करेगा। HI लगा दो, HF लगा दो, हर बार मार्कोनिव रूल ही लगेगा।
एंटी मार्कोनिव या पर ऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट ये सिर्फ तब लग सकता है जब हमारे पास HBr होगा और साथ में पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग हुई तो यहां मार्कोनिव रूल लगेगा। ये बस एक ही, हाँ, एक एक्सेप्शन ही है। ये समझ में आई ये बात बच्चे? दिस इज एंटी मार्कोनिव। तो और इसका दूसरा नाम क्या है? पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, अब इस केस में ब्रोमीन उस हाइड्रोजन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे, और हाइड्रोजन अब उस कार्बन पर जुड़ेगा, ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम थे। क्लियर है? ये किसी को दिक्कत इसमें? डन है बच्चा? ये एंटी मार्कोनिव हो गया। अब एंटी मार्कोनिव और मार्कोनिव के अलावा एक और रूल आता है जिसको कहते हैं सिट्जेफ रूल। एक बार पहले मार्कोनिव को समझते हैं। जैसे मैंने अभी जो बताया था कि मार्कोनिव का मेन सीधा रीजन क्या रहता है भाई? डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हमारे पास देखो HBr है, HBr डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, पता है। एल्कीन जो है जब वो डिसोसिएट करेगा तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या? एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए या एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए। अगर वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। जितना डिग्री बढ़ती जाएगी कार्बोकेटाइन की उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हमने पढ़ा था कि प्लस आई इफेक्ट वाला फंडा लगेगा तो एल्काइल ग्रुप्स जितने ऐड होते जाएंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर अपना हेलोजन जो होगा वो आके जुड़ जाएगा। क्लियर है ये? तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो हम क्या बात करें अब, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज मोर रेडली ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर है ये? तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है। डन। अब एक रूल आता है बच्चा, सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल क्या बात कर रहा है? देखो अब सिट्जेफ में क्या रहता है, हमने अभी बात करी है एडिशन ऑफ हेलोजन। सिट्जेफ कह रहा है रिमूवल ऑफ हेलोजन। अगर मैं हेलोजन को रिमूव करता हूं, देखो हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था। अब अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसा रिएक्शन, ऐसा कुछ है जिसके अंदर कार्बन 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 ऐसे कार्बन है, इस पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है या कोई भी हेलोजन, और इस पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो हर किसी के पास है ना। हाइड्रोजन तो हर किसी के पास है ही, पता है अपने को। तो एक बात बताओ, इसके अंदर यहां पर किस कार्बन के पास से हाइड्रोजन हटे? ये जो ब्रोमीन है, मान लो इसको अनसिमेट्रिक कर लेते हैं, और ये जो ब्रोमीन है ये तो हटेगा, अपने को पता है हेलोजिनेशन में। लेकिन हाइड्रोजन कौन सा हटे, ये वाला या ये वाला? दोनों ऑप्शंस हैं अपने पास, है कि नहीं? तो डबल बॉन्ड अगर ये हाइड्रोजन हटेगा तो इधर बनेगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो डबल बॉन्ड किस साइड बने, ये कैसे जज करेंगे? ये जज करते हैं हम सिट्जेफ रूल के बेसिस पे। क्लियर है? मार्कोनिव एंटी मार्कोनिव समझ में आ गया। सिट्जेफ रूल हमें क्या कहता है? हेलो, सिट्जेफ रूल के अकॉर्डिंगली होता है, अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ रूल, द फेवर्ड प्रोडक्ट in dehydrohalogenation reaction is the alkene with the greatest amount of alkyl group connected to doubly bonded carbon atom। जो इस एग्जांपल पे ध्यान देना, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। अब यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे अपने पास ब्रोमीन है, इसका हाइड्रोजन हटेगा तो यहां डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन हटेगा तो यहां डबल बॉन्ड, ऐसे ही बनेगा। अब अगर यहां वाले पे डबल बॉन्ड लग जाता है तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ सिर्फ इस तरफ एल्काइल ग्रुप की चेन है, इस तरफ तो है ही नहीं, ये तो खुद ही एक कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है। जबकि अगर ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा तो इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ होंगे। क्लियर है ये? दिस इज सिट्जेफ रूल। समझ में आ गया बच्चे कि हमेशा डबल बॉन्ड किस साइड बनेगा? जिस साइड से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा जुड़े होंगे। डन है ये? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है, डन है बच्चा। इसका अगर हम रिएक्शन की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, नेगेटिव, तो हमारा H पॉजिटिव आके नेगेटिव पे अटैक करेगा और Br नेगेटिव पॉजिटिव पे। मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सो इजिली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात है? लेस स्टेबिलिटी हमारे पास इसमें मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा तो अटैक मुश्किल रहेगा उसके लिए।
डन है, कहानी फिर वही घूम फिर के अभी डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। डन है, एंटी मार्कोनिफ रूल समझ में आ गया था अपने को। अब एंटी मार्कोनिफ के रीजन को अगर हम समझें, ऐसा क्या है एंटी मार्कोनिफ, होता क्यों है ना, क्योंकि मार्कोनिफ के अंदर अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो HBr लगने से या परऑक्साइड लगने से ऐसा क्या हो गया कि डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं रहा। एक्चुअल में क्या होता है, जब HBr या हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां पर जो स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे देखो, एंटी मार्कोनिफ में हमने परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, C6H5CO twice O2, तो अपने को पता है Br किस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम थे। मैकेनिज्म, इनिशिएशन कहां से शुरू हो रही है, देखो पहला जो हमारा पार्ट हुआ, सबसे पहले शुरुआत हुई है परऑक्साइड से। ये हमने परऑक्साइड इंट्रोड्यूस किया था, है ना, परऑक्साइड जो हमने किया था C6H5CO twice O2, यही था, इसी के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं और यही कारण है परऑक्साइड का इफेक्ट के लिए। तो परऑक्साइड के पहले होगी हेमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर टूट गए, दो रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये और ये डिसोसिएट कर जाएंगे यहां से और ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई, डन। और वो फर्दर टूटेगा C6H5 में और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। अब ये जो C6H5 है वो HBr के साथ रिएक्ट कराएगा और फिर होमोलिसिस होगा, तो क्या होगा, C6H6 की फॉर्मेशन हो गई है और Br का एक रेडिकल रेडी हो गया। फिर से सुनो क्या करा हमने, सबसे पहला जो शुरुआत हुई है वो हुई है होमोलिसिस ऑफ परऑक्साइड। ये जो हमने परऑक्साइड इंट्रोड्यूस किया था ये ब्रेक करेगा रेडिकल्स की फॉर्म में। अब जो रेडिकल्स की फॉर्म में ब्रेक किया, C6H5 C डबल बॉन्ड O C, ये रेडिकल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा और C6H5 के रेडिकल की फॉर्मेशन करा देगा। अब C6H5 का जो रेडिकल है उसकी प्रेजेंस में HBr का होमोलिसिस होगा, तो यहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, C6H5 के साथ C6H6 की फॉर्मेशन कराएगा, ब्रोमीन जो रेडिकल की फॉर्म में है वो रह गया है। क्लियर है, ये बात समझ में आई है, हमने किया क्या यहां पे, पहले होमोलिसिस उसका समझ में आ गया C6H6 का, तो जो हमारे पास C6H5 बना था, C6H5 रेडिकल की फॉर्म में बना था, उसकी प्रेजेंस में जब HBr का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी होमोलिटिक फिजन होगा, जिसमें H एक अलग रेडिकल और Br एक अलग रेडिकल में ब्रेक करेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ के C6H6 की फॉर्मेशन करा लेगा। Br का रेडिकल बच गया। अब ये जो Br का रेडिकल है, Br का रेडिकल जो बच गया है, अब अटैक ऑफ Br रेडिकल ऑन डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। समझ में आई है, अब हमारे पास एल्कीन का पार्टिसिपेशन शुरू होता है। तो जब हमारे पास प्रोपगेशन में अटैक ऑफ Br रेडिकल एट डबल बॉन्ड, तो जब ये रेडिकल में डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो होमोलिसिस फिर से हुआ। होमोलिसिस में क्या होता है, फिर रेडिकल की फॉर्मेशन। तो ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता था, किधर, एक बार इधर रेडिकल बन जाए, एक बार इधर, क्योंकि देखो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड वाला, तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन गया, इस पे भी इलेक्ट्रॉन गया। अब एक बार हमारा जो Br है वो इसके साथ भी जुड़ सकता है या हमारा Br इसके साथ भी जुड़ सकता है, दोनों ऑप्शंस खुले हैं, दोनों में रेडिकल है ही वो। लेकिन हमने क्या पढ़ा था यहां पर, अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन तो है नहीं, तो वो डिग्री वाला तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया। अब प्राइमरी रेडिकल जो हमारा बना, प्राइमरी रेडिकल कब, जब उसके पास सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अगर ब्रोमीन बीच वाले रेडिकल वाले कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाता है तो ये 1 डिग्री रेडिकल फॉर्म हुआ, जो कि लेस स्टेबल होता है। लेकिन अगर वही ब्रोमीन यहां पर एंड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जो ये कार्बन वाला रेडिकल रह गया, ये 2 डिग्री बन गया कि नहीं, सेकेंडरी रेडिकल बना, डिग्री बढ़ गई यहां पे किसकी, रेडिकल की, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस केस में एंटी मार्कोनिफ के अंदर जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जिसकी वजह से जो रेडिकल वाला जो कार्बन बचे उसकी डिग्री ज्यादा रह जाए। क्लियर है, जैसे कार्बोकेटाइन में हमने क्या कहा था, कार्बोकेटाइन की जितनी डिग्री ज्यादा रहेगी उतना स्टेबल। यहां पर
जो रेडिकल बच जाए उसकी जितनी डिग्री ज्यादा बचे उतना स्टेबल। तो अगर हमारा ब्रोमीन इस वाले बीच वाले कार्बन पे जुड़ता है तो 1 डिग्री रेडिकल बनता है जो कि लेस स्टेबल है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर एंड वाले पे जुड़ जाए तो बीच वाला जो रेडिकल बना है वो 2 डिग्री है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक बात है। ये हमारा मैकेनिज्म है बच्चा एंटी मार्कोनिव का। डन। तो मेजर प्रोडक्ट में ब्रोमीन अपने पास पता चल गया कहां पे जुड़ा है। ठीक है, ब्रोमीन हमारे पास कहां जुड़ रहा है? एंड वाले कार्बन पे, ताकि जो रेडिकल था वो डिग्री उसकी ज्यादा बन जाए, और माइनर प्रोडक्ट में बीच में। डन है बच्चा। HBr के लिए कंडीशन क्या थी? एंटी मार्कोनिव फॉलो करेगा और H2O2 की प्रेजेंस में या पेरोक्साइड कोई भी होगा उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, HCF हो गया, HL हो गया, HF हो गया, HI हो गया, इन सब में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन HF एंड HCl, तो नो होमोलिटिक रेडिकल फॉर्मेशन। अगर कोई कहे कि ये एंटी मार्कोनिव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि HBr के अंदर ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरेटिवली उतना नहीं है, तो वहां होमोलिटिक फिजन की पॉसिबिलिटीज है, जो कि HCl और HF में तो है ही नहीं। वहां तो हमेशा हेट्रोलिटिक होगा, हमेशा हाइड्रोजन को H पॉजिटिव में ही छोड़ा जाएगा, और जो फ्लोरीन या क्लोरीन होगा हमेशा वो नेगेटिव चार्ज के साथ जाएंगे, इसलिए वो ये वाला स्टेप फॉलो ही नहीं करेंगे, मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो रेडिकल होता है ना, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है I2 फॉर्म करने की। आयोडीन और आयोडीन आपस में जुड़ के आयोडीन बना लेंगे, वो रेडिकल कभी भी जो कार्बन का रेडिकल है उस पर अटैक ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन। डन है। HBr जबकि क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये भी मार्कोनिव ही देता है, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो रेडिकल वाला ड्रामा ही खत्म, वो सारा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, तो सिंपल मार्कोनिव रूल को फॉलो करेंगे। किसी को दिक्कत बच्चा? पक्का? आज यहां तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से शुरू करेंगे और अपना पूरा जो चैप्टर होगा वो वाइंड अप हो जाएगा।